हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में कि एग्रीकल्चर सिस्टम इंडिया में किस तरीके का है और हमारे नेबर कंट्री चाइना में किस तरीके का है, और दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे दोस्तों कि इंडिया में एग्रीकल्चर सिस्टम में हमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर साल कई फार्मर्स, हजारों फार्मर्स दोस्तों सुसाइड करते हैं इंडिया में। दोस्तों 2016 की अगर डेटा की बात की जाए तो 11,500 फार्मर्स ने जो है सुसाइड की थी। 2018 में ये थोड़ी सी रिड्यूस होकर आती है 10,500 पे, और ये कंटिन्यू डिक्रीज तो हो रही है, बट दोस्तों बहुत ज्यादा डिक्रीज हमें देखने को नहीं मिलता है। इसके दोस्तों बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इसमें से जो है सबसे बड़ा रीजन जो है निकल के आता है दोस्तों, वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। बट दोस्तों हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत सी ऐसी पॉलिसी लाई गई है जिसकी वजह से इंडियन फार्मर्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया जा रहा है। बट दोस्तों क्या वो पॉलिसी हमारे फार्मर्स तक पहुंच पा रही है? क्या उसका फायदा हमारे फार्मर्स तक हो पा रहा है? आइए दोस्तों इन्हीं पॉइंट्स पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों इस पूरे सिनेरियो को हम समझते हैं और देखते हैं कि इनके अंदर हम क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं और इनकी कमियां किस तरीके की हैं। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट जो निकल करके आता है वो है लैंड, सेकंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, थर्ड हम देखेंगे टेक्नोलॉजी, फोर्थ प्रॉब्लम एंड फिफ्थ देखेंगे कि हम इनके अंदर क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वन बाय वन करके हम इन टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है लैंड। तो आइए दोस्तों हम पहले लैंड के बारे में समझते हैं कि किस तरीके का लैंड इंडिया में है और किस तरीके का लैंड चाइना में है। तो दोस्तों अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो इंडिया के अंदर टोटल 3.2 बिलियन किलोमीटर एरिया हमारा इंडिया कवर करता है, जो कि टोटल ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का 2.4% जो लैंड है वो कवर करता है। दोस्तों यहीं पे अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना 9.5 बिलियन किलोमीटर एरिया कवर करता है अपने पूरे क्षेत्रों में। तो दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हैं 3.2 और 9.5 में लगभग पूरे के पूरे 3 गुना है। तो दोस्तों हमसे इतना ज्यादा बड़ा होने के बाद और उसकी पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो इंडिया में लगभग अभी तक 134 करोड़ की आबादी है और वहां पे चाइना में 138 करोड़ की आबादी है। तो दोस्तों इतनी बड़ी आबादी को एक एग्रीकल्चर किस तरीके से संभाल के रखता है, किस तरीके से दोस्तों बढ़ती हुई जनसंख्या की आबादी को संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज एग्रीकल्चर के लिए हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो टोटल ओवरऑल 52% अरेबल लैंड हमारे पास है, मतलब कि दोस्तों एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास 52% लैंड हम पूरे इंडिया का देते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना अपने पूरे एरिया में से कम केवल 10% ही एग्रीकल्चर के लिए रखता है। तो दोस्तों बात यहाँ पे ये आ जाती है कि इतने कम क्षेत्रों में किस तरीके का एग्रीकल्चर चाइना प्रोड्यूस करता है, किस तरीके का एग्रीकल्चर चाइना डेवलप करके रखा हुआ है कि इतनी ज्यादा प्रोडक्शन वो करता है। दोस्तों अगर लैंड की हम बात करते हैं तो भारत में आप देखते रहोगे कि हर एक किसान के पास उनकी खुद की जमीन होती है। और अगर आप ऐसे सोचिए कि अगर एक परिवार में कोई एक बड़ा सदस्य है, अगर उनके पास 12 एकड़ की जमीन है, अगर उनके 6 लड़के हैं तो हर एक के खाते में 2-2 एकड़ की जमीन आ जाएगी। अगर वही उनके भी बच्चे होते हैं तो आगे चल के वो जनरेशन में 1-1 एकड़ की जमीन हो जाती है, आगे चल के वो और डिवाइड हो जाता है। तो दोस्तों एक बहुत बड़े जमीन को बहुत ही छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दिया गया है। इस तरीके के डिवीजन से ही एग्रीकल्चर जो है बहुत बड़े मात्रा में दोस्तों हम क्रॉप्स को उगा नहीं पाते। और दोस्तों दूसरी तरफ हम बात करते हैं चाइना के बारे में। तो दोस्तों चाइना में किसी भी तरीके का लैंड कोई भी परचेस नहीं कर सकता, किसी भी फार्मर्स के पास कोई लैंड नहीं होता। पूरा का पूरा लैंड जो होता है वो स्टेट के हाथ में होता है दोस्तों, और स्टेट ही डिफाइन करता है कि इस लैंड पे हमें क्या उगाना है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी वहां पे फार्मर्स, किसी के पास भी कोई भी लैंड, किसी भी तरीके का लैंड नहीं होता है। वो पूरा का पूरा हस्तक्षेप होता है वहां की गवर्नमेंट का, और वही गवर्नमेंट वहां पे डिसाइड करती है कि इन क्षेत्रों में क्या प्रोड्यूस करना है। दोस्तों वहां पे फार्मर्स अगर खेती करना चाहता है तो उसे जो लैंड है वो लीज पे दिया जाता है। और तो दोस्तों उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं इसकी भरपाई करने के लिए। तो दोस्तों फर्स्ट होता है कि वो उस लीज का पैसे पे कर दे, या फिर सेकंड ऑप्शन उसके पास ये होता है कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा उसका आधा भाग उनको गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना होता था। तो दोस्तों जैसा कि आपने लैंड सिस्टम को देखा कि इंडिया में किस तरीके का लैंड सिस्टम है और चाइना में किस तरीके का लैंड सिस्टम है, ये एक पहला रीजन निकल के आता है दोस्तों कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में चाइना हमसे आगे है। दोस्तों जब हमारा भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो दोस्तों एग्रीकल्चर जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती थी 54% का, और
अब आगे कंटिन्यू चलते चलते अब 2019 तक आते आते इसका कंट्रीब्यूशन हो गया 30%। दोस्तों बहुत ज्यादा कम कंट्रीब्यूशन हो गया एग्रीकल्चर का जीडीपी के अंदर। तो दोस्तों 54% 30% बहुत ज्यादा कम हो चुका है। इसका रीजन यही है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों आइए सेकंड टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। दोस्तों एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया जो है व्हीट्स एंड राइस, चावल और गेहूं दोस्तों बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। और ये भी दोस्तों इसकी वजह से हुआ, जो पॉलिसी हमारे यहाँ पे आई थी ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से ही हुआ था। ग्रीन रिवोल्यूशन हाई क्वालिटी की सीड्स हमें प्रोवाइड करता था और हाई क्वालिटी की फर्टिलाइजर्स इंडिया में प्रोवाइड कराता था। बट क्या दोस्तों ये भी पूरे इंडिया में लगभग हो पाया था? तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं, क्योंकि दोस्तों हाई फर्टिलाइजेशन एंड सीड्स जो है वो भी बहुत ही कम क्षेत्रों तक ही उपलब्ध हो पाया और बहुत ही कम फार्मर्स तक पहुंच पाया। जो कि फार्मर्स बहुत ज्यादा रिच थे उन तक ही ये चीजें पहुंच पाई, और जो हमारे पुअर फार्मर्स थे उनको तो ये इस पॉलिसी के बारे में ही नहीं नॉलेज था। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की तो बात ही नहीं होती, क्योंकि दोस्तों पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के ही हाथ में है। तो गवर्नमेंट जो चाहे वो क्रॉप्स उगा सकती है अपने ही मर्जी से, और अपने ही मर्जी से जो चाहे जो क्रॉप्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी करा सकती है। तो यही रीजन है कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, जबकि हमारे इंडिया की जो टोटल ओवरऑल जीडीपी है वो 3.2 ट्रिलियन है। वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ चाइना की बात करते हैं तो चाइना में एग्रीकल्चर जो है वो 10% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। बट चाइना की अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो टोटल जीडीपी वहां की है 14.3 ट्रिलियन। जी हाँ दोस्तों बहुत ज्यादा हमसे उनकी जीडीपी है। बट दोस्तों अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उनकी कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा है। आइए दोस्तों हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा टेक्नोलॉजी। दोस्तों अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो चाइना हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे है। दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि वहां की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है और बहुत ही किफायती या बहुत ही महंगी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वो लोग। दोस्तों वो भी बहुत ही मामूली और बहुत ही सस्ती टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। दोस्तों वहां पे हर एक पॉइंट्स के लिए, हर एक चीज के लिए, जैसे कि हमें सीड्स को लगाना हो या कटाई करनी हो या बुआई करनी हो, तो दोस्तों हर एक चीज के लिए वहां पे छोटी से छोटी मशीनों का यूज किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए, कि फटाफट चीजें ग्रो हो पाए और बहुत ही जल्दी चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो पाए। दोस्तों इंडिया में अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आज भी हम ट्रैक्टर और ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर हम डिपेंड है, जो कि दोस्तों 20 से 30 साल पहले आई हुई थी और आज भी उसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए। दोस्तों ऐसे और कोई न्यू टेक्निक्स एग्रीकल्चर में नहीं आ पाई है जिसके वजह से किसानों को थोड़ी सी मदद मिल पाए और उनकी जो ये प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ पाए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर। दोस्तों अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना दोस्तों 1 एकड़ की जमीन में आप देखेंगे कि वो 1 एकड़ की जमीन में 2.2 मीट्रिक टन क्रॉप्स को उगा सकता है। यहीं पे अगर इंडिया की हम बात करते हैं तो दोस्तों 1 एकड़ में हम सिर्फ और सिर्फ 1.3 मीट्रिक टन ही क्यों उगा पाते हैं? तो दोस्तों यही रीजन है, क्योंकि दोस्तों वो बहुत ही कम जमीनों का यूज करके बहुत ज्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे पास दोस्तों लैंड सिस्टम तो बहुत ज्यादा है। इंडिया चाइना से बहुत ज्यादा आगे है लैंड सिस्टम में, कि हम एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा लैंड प्रोवाइड करते हैं, बट दोस्तों हमारा प्रोडक्शन उतना ही लो है। तो आइए दोस्तों इनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है कि हमारे इंडिया इतनी ज्यादा एग्रीकल्चर को लैंड देने के बाद भी आज हम इतनी ज्यादा पीछे क्यों हैं? दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट जो निकल के आता है वो है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटल लैंड, सेकंड सीड्स, थर्ड दोस्तों फर्टिलाइजेशन, तो फोर्थ रीजन जो है वो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, फिफ्थ रीजन जो है दोस्तों वो सॉइल इरोजन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटल लैंड दोस्तों अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एक फैमिली में सपोज वो 12 एकड़ की जमीन रखते हैं तो वो अपने बच्चों को डिवाइड करते हैं 2-2 एकड़ में, और फिर वो आगे चल के 1-1 एकड़ में हो जाती है, और फिर आगे चल के वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़े मात्रा में कोई भी क्रॉप्स को उगाया नहीं जा सकता। एक छोटे से हाफ एकड़ की जमीन में आप क्या उगा सकते हैं दोस्तों? वो घर के अनाज के लिए ही बहुत ज्यादा हो जाता है। बट दोस्तों अगर इतनी छोटी छोटी लैंड का यूज किया जाए, दोस्तों बताइए कि हम किस तरीके का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर पाएंगे एक छोटे से लैंड पे। वहीं दूसरी तरफ हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना में आपने देखा कि किस तरीके से स्टेट अपने अंदर पूरा कंट्रोल रखता है। दोस्तों आइए हम सेकंड टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा सीड्स। दोस्तों अगर हम सीड्स की बात करते हैं तो हमारे पास अभी तक कोई ऐसी सीड्स नहीं अवेलेबल है कि जो हमको अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करा सके। दोस्तों जब ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था तो ग्रीन रिवोल्यूशन में हाई यील्डिंग वेराइटीज की सीड्स मिली थी, बट वो सीड्स सब फार्मर्स तक पहुंच नहीं पाई थी। दोस्तों जो रिच फार्मर्स थे उन्हीं तक ही ये
जो पॉलिसी थे वो लागू हुई पाई, और दोस्तों जो लोअर कास्ट के जो दोस्तों पुअर फार्मर्स है उन तक ये पॉलिसी पहुंच नहीं पाई। आगे दोस्तों हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, फर्टिलाइजेशन। दोस्तों अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो इंडिया सेकंड रैंक पे आता है आफ्टर चाइना। दोस्तों चाइना के बाद इंडिया सेकंड रैंक पे आता है, जो कि सबसे ज्यादा फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस किया करता है। जी हाँ दोस्तों, चाइना के बाद इंडिया ही फर्टिलाइजेशन जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, और कंजप्शन भी दोस्तों सबसे ज्यादा करने वाला इंडिया ही है। तो दोस्तों टोटल ओवरऑल 57 लार्ज एंड दोस्तों 64 मीडियम फर्टिलाइजेशन हमारे इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं। दोस्तों इनमें जो सबसे दो महत्वपूर्ण है नाइट्रोजिनस एंड फॉस्फेट, ये दोस्तों प्रोडक्शन हमारे इंडिया में इन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा हर एक स्टेट में किया जाता है, बट दोस्तों इनके प्रॉफिट हर एक लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। बट दोस्तों आज भी फर्टिलाइजेशन का कॉस्ट बहुत ज्यादा होने की वजह से हमारे रिच फार्मर तो इन चीजों को एफोर्ड कर पाते हैं, बट दोस्तों हमारे जो पुअर फार्मर्स है आज तक ये फर्टिलाइजेशन उन तक नहीं पहुंच पाती है, और वो काउ डक को ही बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में सोचते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन है, और ये रियलिटी है। बट दोस्तों काउ डक जो है वो फर्टिलाइजेशन का काम करती है, बट दोस्तों इतनी इंप्रूवमेंट नहीं ला सकती है जितना कि हम दूसरे अदर कंट्री को कॉम्पीट कर सके। आइए दोस्तों हम 4 पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, इरिगेशन। दोस्तों अगर हम चाइना की बात करते हैं तो टोटल ओवरऑल 40% एग्रीकल्चर जो इरिगेशन पे डिपेंड करता है, और भारत में यही संख्या जो है वो 23% है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आधे से ज्यादा फार्मर जो है आज भी डिपेंड करते हैं मानसून के ऊपर की वर्षा होगी तो क्रॉप्स उगेंगे, नहीं तो फिर पूरा का पूरा अकाल पड़ सकता है। दोस्तों आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों टेक्नोलॉजी की हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा कमी है। जैसे कि हमने चाइना में कंपैरिजन किया तो चाइना में दोस्तों ड्रोन से बहुत से जगहों पे देखा जाता है कि क्रॉप्स में किस तरीके की प्रॉब्लम्स है, उनकी सॉइल्स को टेस्ट किया जाता है, रिसर्च किए जाते हैं, और देखा जाता है कि इस फर्टिलाइजेशन को किस तरीके से और बढ़ाया जा सकता है, और ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स को हम किस तरीके से इस लैंड के ऊपर उगा सकते हैं। बट दोस्तों हमारे यहाँ पे रिसर्च सेंटर बहुत ज्यादा कम है, उनमें डेवलपिंग होने में बहुत से अधिक समय लग जा रहे हैं, और दोस्तों जहां पे डेवलप है वहां पे दोस्तों हमारे फार्मर्स रिच ही नहीं करते हैं, और वो जाते ही नहीं है अपने फर्टिलाइजेशन अपने ही सॉइल को चेक कराने के लिए कि उसकी फर्टिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आइए दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं, सॉइल इरोजन। दोस्तों सॉइल इरोजन भारत की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। सॉइल इरोजन का जो सबसे बड़ा रीजन देखने को मिलता है दोस्तों है वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी, अल्कलिनिटी। दोस्तों ये सारे रीजंस की वजह से हमारी जो सॉइल है वो अनफर्टाइल होती चली जा रही है। दोस्तों कहीं ना कहीं हमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी देखने को मिलता है कि लोग क्या करते हैं, जंगलों में जो रहते हैं जंगलों को काटते हैं, वहां पे खेती करते हैं, और एक ही क्रॉप्स को मल्टीपल टाइम्स पे उगाने के बाद वो जो लैंड होती है वो दोस्तों अनफर्टाइल हो जाती है, और फिर उस लैंड को वो छोड़ के आगे की तरफ जाते हैं, और फिर से इसी तरीके का कंटिन्यू प्रोसेस करते करते वो पूरी की पूरी जमीन को अनफर्टाइल करते हुए चले ही जा रहे हैं। तो दोस्तों शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी हमें देखने को मिलता है कि एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है सॉइल इरोजन का। तो आइए दोस्तों हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। दोस्तों एग्रीकल्चर मार्केटिंग में हमारे फार्मर्स के पास कोई भी स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है। अगर कोई किसान चाहे कि वो अपने क्रॉप्स को स्टोर करे और कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद सेल करे ताकि उसकी कॉस्ट थोड़ी सी और बढ़ जाए और उन्हें प्रॉफिट मिले, बट दोस्तों इस तरीके का कोई भी हमारे इंडिया में फैसिलिटी नहीं है। वो दोस्तों अपने क्रॉप्स को बहुत ही कम दामों में जिस कंडीशन में हो उस कंडीशन में बेच देते हैं। दोस्तों जो भी स्टोर करने की सुविधा है वो ज्यादातर रिच फार्मर्स तक ही पहुंच पाती है। जो पुअर फार्मर्स है दोस्तों उन तक फैसिलिटी ये सारी चीजें बहुत ही कम लो लेवल तक पहुंच पाती है। यही रीजन है दोस्तों कि पुअर फार्मर्स जो है ज्यादातर सुसाइड करते हैं। स्टोर ना कर पाने की वजह से दोस्तों उन्हें अपने क्रॉप्स को बहुत ही कम दामों में बेचना पड़ता है और वो अपने खर्चे को उठा नहीं पाते हैं। और अगर किसी वर्ष दोस्तों अगर अकाल पड़ जाए और अगर बारिश ना हो पाए तो दोस्तों उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। और दोस्तों उस साल वो इतनी ज्यादा डेप्ट में डूब जाते हैं दोस्तों कि उन्हें अगले साल निकलने के लिए मौका ही नहीं निकल पाता। ये भी एक रीजन निकल के आता है दोस्तों कि जो फार्मर्स हमारे यहाँ पे सुसाइड कर लेते हैं। तो आइए अगला पॉइंट की हम बात कर लेते हैं इम्प्रूवमेंट के ऊपर। दोस्तों इम्प्रूवमेंट की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि दोस्तों आप सबको समझ में आ चुका होगा कि इन सब पॉइंट्स को अगर हम रखेंगे तो हमें इम्प्रूवमेंट क्या करना चाहिए इन सब सारी चीजों के ऊपर की किस तरीके का इम्प्रूवमेंट हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर लाना है, सीड्स की किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हमें करना है। दोस्तों फर्टिलाइजेशन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है इसकी किस तरीके से हमें इम्प्रूवमेंट करना है। और पुअर फार्मर्स तक दोस्तों टेक्नोलॉजी आ तो जाएगी, फर्टिलाइजेशन भी आ जाएगा, सीड्स भी आ जाएगा, पर दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि दोस्तों रिच फार्मर्स तक ये फैसिलिटी पहुंच पाती है पर दोस्तों वही पुअर फार्मर्स तक ये फैसिलिटी नहीं पहुंच पाती है। हमें इस पॉइंट पे ध्यान देना होगा कि दोस्तों हमें किस तरीके से इन सारी फैसिलिटी को पुअर फार्मर्स तक पहुंचानी है। जी हाँ दोस्तों, चलिए इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मेरी बात से सहमत है दोस्तों नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि
आप किस तरीके का इंप्रूवमेंट चाहते हैं एग्रीकल्चर के अंदर और क्या क्या इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं और किस तरीके का इंप्रूवमेंट करेंगे दोस्तों हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ सकती है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।